हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज रुचिका मैम लाई है आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है रीशेपिंग ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल मैप और ये चैप्टर है क्लास 8 के लिए। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 1। तो देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या है। तो हमने इस वीडियो में ये 4 चीजें कवर की है। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर किस बारे में है एक्चुअली। उसके बाद सिचुएशन आफ्टर 1947, यानी 1947 के बाद इंडिया की सिचुएशन कैसी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या चैलेंजेस आए थे हमें। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद इंडिया का जो मैप था वो ऑर्गेनाइज नहीं था। ये कई डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड था और कई प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, यानी सबकी अपनी अपनी किंगडम थी, सबके अपने अपने रीजन्स थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सब रीजन्स को मिला करके एक यूनाइटेड इंडिया कैसे बनाया जाए। तो अब हम ये समझेंगे आगे कि हमने ये सब ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया और इसको मैनेजेबल सिस्टम कैसे बनाया ताकि कंट्रोल हम सब पे कर पाए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 8th क्लास में इस साल आपके स्कूल में 90 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। तो क्या एक ही क्लास टीचर 90 स्टूडेंट्स को हैंडल कर लेगी? नहीं कर पाएंगी। तो क्या करेंगे, आपके स्कूल में 3 सेक्शंस बना दिए जाएंगे, 8A, 8B एंड 8C। तीनों में हमने क्या किया, 30 स्टूडेंट्स को एनरोल कर दिया। तो इससे ये हुआ कि हर सेक्शन को अपनी एक टीचर मिल गई और बच्चे कम हो गए, एक एरिया में कम बच्चे थे तो मैनेजमेंट ईजी हो गया। वैसे ही हमने कुछ इंडिया में किया। वो कैसे किया अब देखते हैं। तो अब देखते हैं 1947 में हमारी सिचुएशन क्या थी। कोई पहले से बना हुआ स्टेट सिस्टम हमारे पास तब नहीं था। तो था क्या, हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल करते थे। उसके अलावा 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स भी थे जहां पर जो हमारे किंग्स हैं वो रूल किया करते थे। और कोई भी प्रॉपर बाउंड्री सिस्टम नहीं था, यानी कोई भी स्टेट अपनी अलग अलग बाउंड्री में डिवाइडेड नहीं था, कोई कन्फाइंड एरिया नहीं था। तो जो इतना बड़ा इंडिया है, इसको यूनिफाई करने में क्या चैलेंज आया, वो चैलेंज मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप सोचो जरा, अगर ये प्रिंसली स्टेट्स यूनाइट नहीं करते तो हमारा इंडिया कैसा होता। हमारा इंडिया एक कंट्री की जगह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। हर स्टेट का अलग रूलर होता, हर जगह के अलग रूल्स, अलग सिस्टम, ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट बढ़ जाते और इंडिया उतना स्ट्रांग नेशन नहीं बन पाता जितना कि वो आज है। इसलिए जरूरी था कि इंडिया एक ही देश बने, फिजिकली भी और पॉलिटिकली भी। इन सब में हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो रूलर्स थे वो सब ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको अपनी अपनी किंगडम चाहिए थी। और कुछ जो लोग थे उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उनको ये चाहिए था कि वो अपनी खुद की कंट्री बनाए। और कुछ लोग यूनिफाई नहीं करना चाह रहे थे। तो ये सब करने के लिए बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन सब में। उनमें से एक नाम मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक आप गैस करो कौन होंगे वो। तो वो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नेम से भी जानते हैं। इनकी फोटो देखिए, आप स्लाइड के एंड में देख सकते हैं। तो इन्होंने इंडिया को वन नेशन बनाने के लिए बहुत काम किया। अगर ये नहीं होते तो अभी इंडिया फ्रेगमेंटेड ही रहता, मतलब जैसा एक यूनाइटेड इंडिया है वैसा हमें नहीं मिल पाता। तो बच्चों अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जब इंटीग्रेशन हो गया था तो रीशिपिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इंटीग्रेशन के बाद इंडिया एक कंट्री तो बन गया, लेकिन वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था।
हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही थी, इसलिए लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको डिफिकल्टी हो रही थी। अलग अलग एरियाज में अलग अलग रूल्स और सिस्टम्स भी थे, इससे गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। उसके अलावा हर रीजन का अपना कल्चर था, अपने ट्रेडिशंस थे, तो यूनिटी मेंटेन करना उतना भी इजी नहीं था जितना हमें लग रहा था। इसीलिए इंडिया को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए रीशेपिंग की जरूरत पड़ी। तो अभी हमने देखा कि इंडिया प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था और कुछ इश्यूज भी थे, कुछ चैलेंजेस भी थे, कुछ लोगों ने हेल्प भी की। तो अब चलिए क्विकली समझते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या अंडरस्टैंड किया। पहली चीज, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एकदम ऑर्गेनाइज्ड कंट्री नहीं था। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके अलग अलग रूलर्स थे। दूसरी चीज, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सब स्टेट्स को एक साथ कैसे लाया जाए ताकि एक ही यूनाइटेड कंट्री बन सके। और लास्ट थिंग, जब ये इंटीग्रेशन हुआ तभी हमारा इंडिया स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बन पाया, और यही रीजन है कि इंटीग्रेशन इतना इम्पोर्टेंट था। तो सबको क्लियर हुआ? एक्चुअली मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं लिए हैं ताकि आप लोग इसे इजीली चैप्टर से कनेक्ट कर सको। इस वीडियो को देखने के बाद यानी पार्ट 1 को देखने के बाद में आप लोग अपनी बुक में से हाफ चैप्टर पढ़िएगा, तो इजीली जो जो भी है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और पार्ट 2 का वेट करें। एंड हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।